शिक्षक की सेवा काल में मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को हम या तो सहायक में या परिचारी में दो ही श्रेणी उनके अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध है। और इसीलिए महोदय अभी सबों ने देखा होगा कि पिछले दिनों मंत्री परिषद ने 6421 विद्यालय सहायकों के पद की स्वीकृति दे दी है। हम लोग परिचारी के भी पद सृजन की कार्रवाई कर रहे हैं। वो हो जाने के बाद लगभग सभी लोग सामंजित हो जाएंगे। मंत्री जी ने कहा कि 2023 तक हम लोग बहाली किए हैं, तो क्या जो विभाग की लापरवाही से अगर उन्होंने आवेदन नहीं किया तो अलग बात है, जो पूर्व से 10-10 साल से आवेदन कर रहे हैं और विभाग की लापरवाही से जिनकी शिक्षक में बहाली नहीं हुई है, क्या माननीय मंत्री जी जो पूर्व से आवेदन किए हुए हैं उनके और जो पात्रता रखते हैं शिक्षक बहाली की, तो क्या उनको करेंगे माननीय मंत्री जी? मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। मेरा जो प्रश्न है अनुकंपा पर शिक्षक और सहायकों के बहाली का मामला है अध्यक्ष महोदय, मैंने पत्रांक दिनांक भी दिया है और विभाग का यह कहना है कि मृत शिक्षक के आश्रित के अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन मैंने जो पत्रांक दिनांक दिया है, मैं केवल 1 मिनट चाहूंगा, बहुत हजारों लोग के मामला है अध्यक्ष महोदय, मैं केवल सभी मामले गंभीर होते हैं जी, मैं 3 पंक्ति का केवल पत्रांक दिनांक का हवाला देता हूं, जो 1/7/2006 का मैंने उद्धरण दिया। इसमें लिखा हुआ स्पष्ट रूप से आदेश है सरकार का, संलेख है 1/7/2006 एवं इस तिथि के पश्चात परमंडलीय संवर्ग अथवा जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक ऑब्लिक शिक्षक ऑब्लिक शिक्षकेतर कर्मचारी पंचायत प्राथमिक संस्था प्राथमिक मध्य विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटि के कार्यरत शिक्षकों की सेवा काल में मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित की इंटरमीडिएट एवं प्रशिक्षण की अर्हता होने के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर संगत नियोजन नियमावली के आलोक में पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों के द्वारा पंचायत प्रारंभिक शिक्षक ऑब्लिक नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति की जाए। पूरा पूछिए। वही मैं पूछ रहा हूं अध्यक्ष, मतलब सरकार का निर्देश है, संलेख है कि जो शिक्षक होंगे अगर शिक्षक के पात्रता रखते हैं तो उनके शिक्षक के पद पर अनुकंपा पर बहाली की जाएगी। तो सरकार अपने दिए गए निर्देश के आलोक में क्यों नहीं उसको लागू करना चाहती है और सरकार कहती है कि शिक्षक के आश्रित पर शिक्षक की बहाली नहीं होगी? यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, पहले जो शिक्षक सेवा काल में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी जगह पर अनुकंपा के आधार पर योग्यताधारी जो उनके वारिस होते थे उनको उनकी नियुक्ति शिक्षक में होती थी। उसके बाद महोदय सारे सदस्य अवगत हैं कि 2006 में जो नई शिक्षक नियमावली आई और शिक्षक नियोजन का प्राधिकार जो स्थानीय निकाय होते हैं पंचायत और नगर निकाय, ये अधिकार उनको दे दिया गया। हालांकि उनको भी जब दिया गया था तब ये सरकार के तरफ से निर्देश था कि जिनकी मृत्यु अगर सेवा काल में हुई है वैसे शिक्षकों के वारिस को योग्य अगर हैं तो शिक्षक में नियुक्ति की जाए। और 2006 से 2015 तक इस श्रेणी की नियुक्तियां हुई हैं। जब सेवा काल में मृत्यु हुई तो उनके आश्रितों को नौकरी दी गई। महोदय 2015 में NCTE जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उसका एक ऑल इंडिया सर्कुलर भारत सरकार की तरफ से आया जिसके तहत उन्होंने शिक्षक में नियुक्ति के लिए 2 चीजें अनिवार्य कर दी। एक तो TET पास होना चाहिए, चाहे CTET चाहे मतलब सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करें या स्टेट में जो होता है टीचर्स एबिलिटी टेस्ट वो पास करें, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि उनको प्रशिक्षण भी शिक्षक होने के लिए जो BEd या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से भी प्रशिक्षित होना चाहिए। तो 2015 के बाद से महोदय ये
चूंकि भारत सरकार का देशव्यापी मतलब निर्देश था कि अब कोई भी शिक्षक तभी नियुक्त होंगे जब तक कि वो मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट न पास कर लें और प्रशिक्षण न प्राप्त कर लें। 2015 से महोदय 2023 तक इस श्रेणी के जो लोग पाए गए उनकी नियुक्तियां हुई हैं। अब महोदय अभी पिछले वर्ष जो नई नियमावली जारी हुई है, जब से बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसमें शिक्षक में सीधे नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। और जो पीछे के बैकलॉग के बारे में कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सरकार भी मानती है कि चूंकि ये समय समय पर कुछ भारत सरकार के निर्णय से और कुछ राज्य के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो नए कदम लिए गए, उसके कारण नियुक्तियां नहीं हुई। अब आज की स्थिति में अगर शिक्षक की सेवा काल में मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को हम या तो सहायक में या परिचारी में, दो ही श्रेणी उनके अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध है। और इसीलिए महोदय अभी सबों ने देखा होगा कि पिछले दिनों मंत्रिपरिषद ने 6421 विद्यालय सहायकों के पद की स्वीकृति दे दी है। उसमें जो योग्य होंगे सहायक बनने लायक, जितने लंबित मामले हैं उनको वो पद पर कर दिया जाएगा। और जो परिचारी पद की अर्हता रखते हैं, अब हम लोग परिचारी के भी पद सृजन की कार्रवाई कर रहे हैं। वो हो जाने के बाद लगभग सभी लोग सामंजित हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जो प्रशिक्षक शिक्षक की पात्रता रखते हैं, चाहे सीटीईटी, एसटीईटी, बीटी पास है, उनका 2023 तक हम लोगों ने शिक्षक में बहाली किया है। भारत सरकार का भी ये प्रावधान है। लेकिन जो विभाग के लापरवाही से 5-5, 7 साल, 8-8, 10-10 साल से घूम रहे हैं, इधर से लेके पटना तक, पटना से लेके, उनकी तो जो पात्रता है, और माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2023 तक हम लोग बहाली किए हैं, तो क्या जो विभाग की लापरवाही से अगर उन्होंने आवेदन नहीं किया तो अलग बात है, जो पूर्व से 10-10 साल से आवेदन कर रहे हैं और विभाग की लापरवाही से जिनकी शिक्षक में बहाली नहीं हुई है, क्या माननीय मंत्री जी जो पूर्व से आवेदन किए हुए हैं उनकी और जो पात्रता रखते हैं शिक्षक बहाली की, तो क्या उनको करेंगे माननीय मंत्री जी? मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री महोदय, अगर माननीय सदस्य या कोई भी दूसरे सदस्य इस तरह की सूचना देते हैं कि 2015 के बाद से जिन्होंने आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन किया है और वो टीईटी भी पास हैं और प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हुए हैं, तो जरूर सरकार उसको देखेगी जो उनका क्यों और किस परिस्थिति में ये नियुक्ति नहीं हो पाई है। उन मामलों की भी हम अलग से जांच करा लेंगे। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। महोदय, तारांकित प्रश्न आप शुरू करिए। इसके पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूं सदस्यों को कि अभी माननीय सदस्यों ने एक मांग या बात उठाई थी कि आज मिथिला विश्वविद्यालय में सेनेट का मीटिंग जो रख दिया था वाइस चांसलर ने, हमने महोदय निर्देश दिया और हमको वहां से सूचना दे दी गई है कि आज की बैठक स्थगित कर दी गई। ये सरकार, धन्यवाद। तारांकित पर श्री प्रणव कुमार। श्री प्रणव कुमार, आपका पहले का जो प्रश्न था ना, स्थगित था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर नहीं आया था। पर्यावरण प्रणव कुमार का स्थगित था, स्थानांतरित हो गया था। समय महोदय चाहिए, चलते सत्र में करवा देंगे महोदय। चलते सत्र में जवाब मिलेगा। श्री विनय कुमार, श्री विनय कुमार गुरुआ, श्री विनय बिहारी।
माननीय मंत्री शिक्षा विभाग विनय बिहारी, उत्तर मिला आपको? पूरा पूछिए, पढ़ दीजिए। नेट पे लोड नहीं है। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण में प्राथमिक विद्यालय 1623, मध्य विद्यालय 749, उच्च विद्यालय 336 और डिग्री कॉलेज 3 तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र 1 कार्यरत हैं। पश्चिम चंपारण के सभी 303 पंचायतों में उच्च विद्यालय हेतु भवन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और सभी पंचायत आच्छादित हैं। 82 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 70 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण प्रगति पर है और शेष माध्यमिक विद्यालयों में भी जैसे भूमि उपलब्ध होगी विद्यालय भवन का निर्माण करा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ 2 ब्लॉक है, योगापट्टी और लौरिया। प्रोजेक्ट कन्या +2 विद्यालय मच्छरगामा, उत्क्रमित कन्या विद्यालय जोगापट्टी, बहुअरवा, जरलपुर, सिसवा बैरागी, सिसवा भूमियार, ओझा बरवा, दरवलिया, ये 8 पंचायत में विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है। और लौरिया में कटैया, साठी, धमौरा और सिसवनिया, ये 12 हो गए। हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो 12 बचे हैं उनका निर्माण कार्य कब तक हो सकेगा? माननीय मंत्री महोदय, हमने तो कहा है कि प्रश्न में माननीय सदस्य ने अपने प्रखंडों या किसी खास विद्यालयों की चर्चा नहीं की है। हमने तो आम जो नियम है उसका हवाला दिया है, लेकिन जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर कुछ पंचायत या जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें निर्माण नहीं हो रहा है और अगर वहां पर भूमि उपलब्ध है और नहीं भी उपलब्ध है तो माननीय सदस्य अपने इलाके में भूमि उपलब्ध करा दे, सरकार तुरंत भवन निर्माण की कार्रवाई करेगी। ठीक है। छोटा सा एक सवाल है, जिन विद्यालयों में जमीन नहीं है और अगल बगल में जमीन है, तो क्या अगल बगल की जमीन को भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो मैं दे दूंगा। हमारे यहाँ 12 बचे हैं, 12 के 12 का जमीन मैं दे सकता हूँ। दे दीजिए तो बन जाए। माननीय मंत्री महोदय, अभी सरकार अधिग्रहण करके विद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण करने की कोई योजना नहीं। अधिग्रहण की बात नहीं, उपलब्ध करा दें। अगर बगल जहां पर प्रस्तावित उसके अगल बगल में अगर उपलब्ध करा दें तब बन सकता है कि नहीं बन सकता, वो पूछ रहे हैं। महोदय, मेरा सीधा कहना था कि जमीन तो में उपलब्ध कराए तो हमने बता ही दिया कि जहां पर माननीय सदस्य चाहते हैं, जिस पंचायत में भी +2 विद्यालय के लिए भवन नहीं है और अगर वहां भूमि उपलब्ध है तो वो सूची हमको दे दें, हम तुरंत बनवा दें। हो गया, दे दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप कहाँ घुसेगा उसमें? ये राज्य का नहीं है, ये पश्चिमी चंपारण का, ये पश्चिमी चंपारण का है। श्री नारायण प्रसाद, नहीं ऐसा नहीं होता, आप अलग से प्रश्न करिए। श्री नारायण प्रसाद, श्री मनोहर प्रसाद सिंह, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछे। मनोहर जी, महोदय, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछे। हाँ महोदय, मेरा प्रश्न था कि 2 जो जर्जर कमरे हैं उसके स्थान पर उसको सुदृढ़ करने के बाद अतिरिक्त 2 कमरे बनाने के लिए मैंने प्रश्न किया था। उत्तर आया है कि जर्जर कमरे को बना के अतिरिक्त की बात नहीं कही गई है कि जर्जर कमरे को बना दिया जाएगा। क्या जर्जर कमरे के बाद भी अतिरिक्त कमरे बनाने का विचार रखती है सरकार? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वहाँ 2 कमरा है, जैसा कि माननीय सदस्य भी कह रहे हैं कि उसकी स्थिति जर्जर है और हम भी तो उसकी स्थिति जर्जर मान ही रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसकी मरम्मती करा दीजिए और हम लोगों ने दिखवाया है तो उसका कुछ अंश मरम्मती के लायक भी नहीं है, तो उसको हटा के हम लोग 2 नया कमरा जो G+F मतलब 1 कमरा नीचे 1 कमरा ऊपर भी
प्राक्कलन तैयार करके स्वीकृति दी जा चुकी है। अगले वित्तीय वर्ष में 2 नया कमरा बनवा देंगे, वही तो कह रहे हैं। ठीक है, क्या बोल क्या नहीं नहीं, ये इसमें जो हम कह रहे हैं स्टील का भी कमरा बनता है, वो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो होता है उसका अलग योजना है, लेकिन बहुत सब जगह वही योजना नहीं है, बहुत जगह पक्के मकान भी बन रहे हैं। श्री राजेश कुमार, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए राजेश जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा 2 पूरक है। पहला तो कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर एवं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बेलगोरिया विद्यालय हेतु भूमि अप्राप्त है के कारण भवन निर्माण नहीं हो रही है। तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा एक पूरक है कि जिला पदाधिकारी द्वारा, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, लेकिन मेरा ये सीधे माननीय मंत्री महोदय से ये पूरक है कि ये प्रतिवेदन 2023-24 से ही ये प्रतिवेदन जा चुका है। तो किन कारणों से ये आ रहा है कि प्रतिवेदन भेजा गया है या मांग की गई और ये ऑलरेडी प्रतिवेदित है, तो क्या सरकार इसको किस तरह से रिजॉल्व करेगी, वो हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, हमने तो इसमें स्पष्ट है कि 3 नवसृजित विद्यालयों के संबंध में इन्होंने प्रश्न पूछा है, एक हरिहरपुर में, एक बेलगोरिया में और दूसरा सिकरिया रतन में। हमने कहा है कि ये हरिहरपुर और बेलगोरिया में अभी जमीन उपलब्ध नहीं है। जमीन हम तो माननीय सदस्य से कहेंगे कि अपने प्रयास से भी वहाँ सरकार को जमीन उपलब्ध करा दें, हम लोग वहाँ मकान बना देंगे। और एक जो सिकरिया रतन है वहाँ पर भूमि उपलब्ध हो गई है, वहाँ अगले वित्तीय वर्ष में जो मात्र 1 महीने बाद से शुरू हो रहा है उसमें हम लोग बनवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा माननीय मंत्री महोदय जी से आदर पूर्वक कहना चाहता है कि हमारा ये कहना है कि ये दोनों उक्त विद्यालयों के लिए 2022 में ऑलरेडी प्रतिवेदन जा चुका है। केवल सरकार उस पर पहल कर करके यदि होगा तो वो तुरंत हो जाएगा। जैसा कि ये खंड 3 का नवसृजित मध्य विद्यालय सिकरिया मनियार का जो है ऑलरेडी हमारा ये सकारात्मक सरकार उत्तर दे दी है, लेकिन ये 2 विद्यालयों के लिए एक बार सरकार इसको प्रतिवेदित दोबारा करना चाहेगी। महोदय, ये तो नया सुझाव दे रहे हैं, ये अपना सुझाव अलग से लिख के दे देंगे और हम लोग जांच करा के करने लायक होगा जरूर करा देंगे। श्री मुकेश कुमार बहुत धन्यवाद सर। श्री मुकेश कुमार रोशन नहीं, श्री अकरुल ईमान, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 18,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृति के लिए सेंटर को भेजा गया। 2 साल से मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी हमने क्वेश्चन किया है तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि फिर इन्होंने पुनः वो 19 तारीख को अपने पत्रांक 1239 द्वारा भेजा है केंद्र को, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजा है। मेरा साफ कहना है महोदय, हमारा क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो, आंगनबाड़ी के पोषाहार का मामला गरीबों के, दलितों के बच्चों से जुड़ा हुआ है और 18,000 केंद्रों में बच्चे वंचित हैं। बल्कि सरकार के मुताबिक तो 18,380 केंद्रों में। मैं साफ पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार चूंकि सुशासन की सरकार है, अच्छा काम कर रही है, तो क्या इन 1830 केंद्रों में राज्य सरकार अपने संसाधनों से केंद्र स्थापित करना चाहती है? केंद्र ने नहीं दिया तो? माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। माननीय सदस्य का प्रश्न है, तो शिक्षा विभाग तो वर्षवार कोई पैनल तैयार नहीं करती है। ये पैनल जिला कलेक्टर या जिला पदाधिकारी के स्तर पर तैयार किया जाता है और उस पैनल के आधार पर समाहर्ता द्वारा अलग अलग विभागों को भेजा जाता है। और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि एक पैनल से बहाली हुई है,
तो जिस पैनल से जो अनुशंसा कलेक्टर के यहाँ से आई थी, उसके आधार पर हमने बताया है कि 56 परिचारी की नियुक्ति की गई है, जो पैनल से कलेक्टर द्वारा अनुशंसा होके आया था। और बाकी चूंकि वहां से नहीं आया है इसलिए नहीं किया। और वो जो पैनल तैयार करते हैं महोदय, वो सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए ही नहीं होता है, वो कहीं भी किसी भी विभाग में जो रिक्तियां उपलब्ध होती हैं उनके विरुद्ध उनका समायोजन किया जाता है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो 56 अनुशंसाएं आई थी, उसके आधार पर शिक्षा विभाग ने, डीओ ने उसकी नियुक्ति की थी। और अगर माननीय सदस्य ऐसा कोई जानते हैं जिसकी अनुशंसा कलेक्टर से आई है, वो देंगे तो हम लोग उसको जरूर विचार करेंगे। महोदय, दरअसल 2011 में या जो अभ्यर्थियों का, उसमें से कुछ लोगों का नियुक्ति हुआ और कुछ लोगों का नियुक्ति नहीं हुआ, जिससे उन लोगों को काफी परेशानी है। और हम पूरक पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या सरकार जिलाधिकारी को आदेश देकर बचे हुए अभ्यर्थियों को पुनः बहाल करना चाहती है? सरकार करेगी, जितना मुझे आवश्यकता थी उतना हमने कर दिया, लेकिन अगर आवश्यकता है कि तो फिर होगा माननीय मंत्री जी। और महोदय, जैसा आपने कहा कि जिला पदाधिकारी जो पैनल बनाते हैं, चूंकि शिक्षा विभाग से प्रश्न पूछा गया है, तो शिक्षा विभाग को जो अनुशंसाएं 11 वाले पैनल से आई थी उनकी नियुक्ति कर ली गई है। और हालांकि नियमानुसार ये पैनल 1 साल 2 साल तक ही वैलिड होता है, लेकिन फिर भी जो उस पैनल में हैं और अगर रिक्तियां हैं और वही नियम है, तो जो इसीलिए तो हमने माननीय सदस्य से कहा कि अगर उसमें से कोई कलेक्टर अनुशंसा करके शिक्षा विभाग को देगा तो विभाग जरूर विचार करे। ठीक है। श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री रामविलास कामत। पूछता हूं महोदय। पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। महोदय, हमारा पूरक है कि सरकार जो अभी जवाब दी है कि प्राथमिक विद्यालय उत्तर पश्चिम टोला को अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भवन निर्माण के बाद मूल स्थान पर संचालित करेंगे। महोदय, मेरा यह कहना है कि नवसृजित विद्यालय जितने भी राज्य में खोले गए थे, उसमें 2016 के बाद अधिकांश विद्यालयों को बगल के विद्यालय में उसको टैग कर दिया गया, जबकि 5 वर्षों में हमने देखा है हमारे। क्या चाहते हैं? पूरक क्या है आपका? पूरक यही है अध्यक्ष महोदय कि सुपौल जिला में 389 नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जो है दूसरे विद्यालय में टैग कर दिया गया है। और वर्तमान समय में विभाग के द्वारा और विधायक सांसद मत से भी कई विद्यालयों में भवन बना दिया गया है, सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन विद्यालय को पूर्व के स्थान पर संचालित करने का आदेश सर। माननीय सर, आपका प्रश्न बड़ा पर्टिकुलर है। सुपौल जिला अंतर्गत पिपरा प्रखंड के पंचायत रतौली में पर्टिकुलर एक विद्यालय के बारे में है महोदय, उसका जवाब सरकार ने दिया। उससे पूरा कोई हो तो पूछिए। जवाब में इसीलिए हम पूछना चाह रहे हैं, नवसृजित विद्यालय है, दूसरे विद्यालय में टैग है और उसको पुनः अपने स्थान पर संचालित करने का आदेश सरकार दे रही है या? माननीय मंत्री, हमने तो अपने मूल उत्तर में ही कहा है, बात हमने कही है कि वहाँ भूमि नहीं थी इसलिए उसमें टैग कर दिया गया। स्वाभाविक रूप से नवसृजित विद्यालय था तो उसमें भूमि उपलब्ध नहीं थी। हमने ये भी कहा है कि अब भूमि उपलब्ध हो गई है, भवन बनाने की निविदा भी जारी की गई थी, लेकिन एक बार चूंकि एक ही टेंडर डाला गया इसलिए वो कैंसिल हो गया है। अब फिर हम लोग कर रहे हैं और अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग निर्माण करा देंगे, तब ये विद्यालय उससे अलग होके अपनी जगह पर चलेगा। ठीक है, हो तो गया। हम सिर्फ एक बात की जानकारी चाहते हैं कि ये जो नवसृजित विद्यालय है जिसको दूसरे विद्यालय में जोड़ दिया गया है,
आज पुराने जगह पर जहां पर नवसृजित विद्यालय सृजित की गई थी, वहां पर सभी सुविधा होने के बावजूद भी सरकार टैग को हटा करके अपने स्थान पर उस विद्यालय को भेजना चाहते हैं या नहीं? कह रही है 24-25 में कर देंगे, कर तो रही सरकार। महोदय, एक माननीय सदस्य एक बात जो कह रहे हैं, जो अभी नई बात की चर्चा उन्होंने की है, जिसकी चर्चा इन्होंने प्रश्न में नहीं किया था, कि जहां से शिफ्ट किया गया है वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसा कि हमने सुना ये कह रहे हैं। तो ये अगर लिख के दे दें कि वहां भी भवन भूमि सब उपलब्ध है, तो स्वाभाविक रूप से उसको शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। हमें तो जो सूचना है कि वहां भूमि नहीं थी और कहीं दूसरी जगह चल रहा था, इसलिए दूसरे विद्यालय से जोड़ा गया है। और हमने ये भी कहा है कि अब वहां भूमि उपलब्ध है, भवन बनाने की निविदा भी प्रकाशित की गई थी, लेकिन वो निविदा सफल नहीं हो पाई। हम फिर से निविदा करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण करा देंगे और फिर विद्यालय उस जगह चलने लगेगा। लेकिन अगर जो महोदय माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं कि पुराने वाले जगह पर सारी सुविधाएं यानी भूमि भवन अगर सब मौजूद है, तो उसे किस तरह वो अलग से दे देंगे, हम जांच करा देंगे। ठीक है महोदय, हमारा मनसा सिर्फ एक है कि ये जो नवसृजित विद्यालय खोला गया है पूरे राज्य में, हमारे सुपौल जिला में 389 नवसृजित पूरे जिला का नहीं हो सकता अभी महोदय। आपका एक विद्यालय का महोदय, उसमें इससे पूर्व के सत्र में हमने कई विद्यालय के बारे में प्रश्न डाला है। माननीय महोदय, सुन तो लिया ना, इसके बारे में जवाब दिया मंत्री जी ने। इसके अलावा और विद्यालय में बात करना तो अलग से मंत्री जी से बात कर लीजिए। महोदय, इससे पहले के सत्र में हमने प्रश्न डाला है, उसका जवाब आया है कि सरकार के स्तर पर जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक उसको जो है टैग से हटा करके अपने स्थान पर विद्यालय चालू नहीं होगा। इस तरह की जवाब शिक्षा विभाग से मिला। आपके इस प्रश्न का जवाब तो दे रहे हैं कि 24-25 में कर देंगे, टेंडर भी कर दिया है, ये भी कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? विभाग के स्तर पर निर्णय लेने की जरूरत है महोदय। अलग से बात कर लीजिए, बैठ जाइए। श्री राजवंशी महतो, श्री गुंजेश्वर शाह नहीं मिला है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग गुंजेश्वर शाह जी का। महोदय, खंड 1 वस्तु स्थिति यह है कि महिषी विधानसभा अंतर्गत प्रखंड महिषी, नवहट्टा एवं 70 कटैया मध्य विद्यालयों, उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के कुल 19 विद्यालयों में आईसीटी लैब अधिष्ठापित करवाया गया है। खंड 2 एवं 3 वस्तु स्थिति यह है कि विभाग के प्रावधानानुसार आईसीटी लैब अधिष्ठापन हेतु अधिकृत एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जाता है और सामान्य रूप से विभागीय अनुश्रवण किया जाता है कि योग्य शिक्षक ही रहें और क्लास भी नियमित हो। अगर कोई माननीय सदस्य विशेष जगह की शिकायत देंगे तो उसकी अलग से हम जांच करा लेंगे। ठीक है अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या है जिस काम के लिए कंप्यूटर हर एक स्कूल में दिया गया है उसकी पढ़ाई नहीं हो रही। इंस्ट्रक्टर जो रखा है अयोग्य रखा है और जो लैब सप्लाई किया है वो भी मापदंड के अनुकूल नहीं है, वो भी गड़बड़ ही है और पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो वो तो एक दिखाने के लिए वो कंप्यूटर एक रूम को घेर के रखे हुआ है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, हमने तो कहा है कि जो विभाग को सूचना है कि सब जगह, जहां भी हमने कहा कि सब जगह दिया भी नहीं गया है। जिन इलाकों की चर्चा इन्होंने की है उसमें 19 विद्यालयों में दिया गया है और सूचना जो प्राप्त हुई है कि उसके हिसाब से एजेंसी ने इंस्ट्रक्टर दिए हैं और पढ़ाई चल रही है। और अगर ये कह रहे हैं नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से हम इसकी अलग से जांच करा देंगे। ठीक है।
श्री अध्यक्ष गुंजेश्वर महोदय, साहब, अगला प्रश्न आपका। ये वहाँ जो कंप्यूटर सप्लाई हुआ है वो मानक के अनुकूल है क्या? सरकार जांच कराना चाहती है? तो दिखवा लेते हैं आप जो कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका श्री गुंजेश्वर नहीं, साहब। इसके अलावा भी महोदय, अगर किसी विद्यालय विशेष में अयोग्य जो इंस्ट्रक्टर हैं उनकी बात है या कोई आधारभूत संरचना के बारे में शिकायत है तो वो अलग से भी लिख के दे दे, हम उसकी भी जांच करा दें। मानने का अनुकूल नहीं है, कंप्यूटर ही लिख के दे दीजिए, एक बार तुरंत दिखा देंगे ठीक। उसको। दूसरा प्रश्न आपका है गुंजेश्वर साह जी। उसका भी जवाब नहीं मिला है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, सेकंड क्वेश्चन इनका। सरकार तो वही है, जवाब भी सरकार दे रही है, आपके समझने में फर्क आ गया है। आप कोई पहली बार थोड़े ललित जी बैठिए, फिर आप अरे गुस्सा में नहीं बोलते भाई, अब मुस्कुरा के देखिए। बोलिए ना, अरे मुस्कुरा के बोलिए माननीय मंत्री जी। सुनिए महोदय, खंड 1, 2, 3 वस्तु स्थिति यह है कि कक्षा 1 से 8वीं में अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राओं एवं कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत पात्र छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु दी जाने वाली राशि को जून 18 में वृद्धि किया गया है। महोदय, जो वर्ग 1, 2, 3 से 5 तक के लिए है, पहले 400 रुपया प्रति बालक दिया जाता था, उसे अब 600 कर दिया गया है। जो 500 रुपया पहले प्रति बालिका दिया जाता था, उसको अब 700 कर दिया गया है। वर्ग 6 से 8 के लिए जो पहले 700 दिया जाता था, वो अब 1000 कर दिया गया है। 9 से 12 तक के लिए जो 1000 दिया जाता था, उसको 1500 कर दिया गया है। और महोदय, इसी प्रकार कक्षा 9वीं में अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राओं को साइकिल क्रय हेतु पूर्व में महोदय 2000 रुपया दिया जाता था, जिसे अक्टूबर 2018 में वृद्धि करके 3000 कर दिया गया है। हो गया। अध्यक्ष महोदय, जो 1 से 5 के बच्चे या 5 से 10 गरीब बच्चे बहुत हैं इसमें। हम समझते हैं 80% बच्चा गांव घर में गरीब के बच्चे ही उसमें पढ़ते हैं। और जितना दाम बढ़ गया है हर चीज़ का, न जैकेट का, स्वेटर का, जूता का, क्या 400-600 रुपया में संभव नहीं है। और जब वो बच्चे, जब जो समान वर्ग के लोग हैं, वो तो अपने बच्चे को अपना पैसा दे करके पुरा देते हैं। जो गरीब है वो अपने बच्चे को कहाँ से पुराएगा? इससे होता है क्या, वो जब ड्रेस पहन के वो भी आते हैं, ये बच्चे जाते हैं, समानता नहीं रहती है। पूरक यही है कि बच्चों के ड्रेस में और सब में उसका दाम बढ़ाया, उनको राशि बढ़ाई जाए। सरकार ने तो कहा कि बढ़ाया अभी। जी अभी सरकार ने तो बढ़ाया। उससे नहीं हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी की जाए, राशि की बढ़ोतरी की जाए। माननीय मंत्री, बाजार मूल्य को ध्यान में रख करके राशि बढ़ाई जाए। आप कह रहे बढ़ा दिया जाए, हम कह रहे हैं कि बढ़ा दिया गया। अब लीजिए। और ललित जी बैठ जाइए, आपको ललित अनुमति के नहीं बोल सकते। आपको महोदय, हम अलग अलग श्रेणी के लिए कितना बढ़ाया गया है वो भी हम फिर से बता देते हैं। हाँ, कि 1 से 2 माने कक्षा पहली और दूसरी, इसमें पढ़ने वाले जो बालक थे, जिनके लिए हम लोग 400 रुपया दे रहे थे, उसको बढ़ा के हमने 600 कर दिया है। जो बालिका 3 से 5, बालक बालिका दोनों पर जो समान रूप से लागू होता है, मतलब 1 से 5 तक, जो बालिका को हम पहले 500 रुपया पोशाक के लिए देते थे, अब 700 रुपया देते हैं। और महोदय, वर्ग 6 से 8 तक के लिए जो हम पहले से पोशाक राशि 700 रुपया थी, उसको हम लोगों ने 1000 कर दिया है। और
9 से 12 के लिए जो पहले 1000 दे रहे थे उसको हम लोग ने 1500 कर दिया है। और जो साइकिल के लिए राशि हम लोग पहले 2000 देते थे अब 3000 देते हैं, वही तो बढ़ा दिया। आप कह रहे थे बढ़ा दीजिए, हम तो कह रहे बढ़ा दिया। श्री विजय कुमार सिंह, हो गया, बैठ जाइए। विजय कुमार सिंह, श्री बागी कुमार वर्मा, श्री मनोहर प्रसाद सिंह। आपको तो बुला रहे थे, बोलते क्या नहीं? विजय कुमार सिंह तो बोल रहे थे। पूछता हूँ, बोलिए, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष अपना नाम महोदय याद रखना भाई जी, नाम याद रखो। बोलिए, पूरा पूछिए। उत्तर मिल गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरा स्पेसिफिक इस क्वेश्चन में मेंशन है कि 183 करोड़ रुपए का अधिक निकासी की गई और उस निकासी से जो भी उचित पदाधिकारी थे उनसे कोई भी स्वीकृति नहीं ली गई है। सरकार इसका जवाब सही ढंग से नहीं दे रही है। पूरा पूछिए। महोदय मेरा पूरक यही है कि ये जो राशि का जो गमन हुआ, जो निकाला गया है, क्या इसकी जांच माननीय मंत्री जी करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्योंकि शिक्षा विभाग महोदय हमने तो उत्तर में बताया है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसको हमने कहाँ गलत कहा है। राशि बढ़ाई गई है। हम कह रहे हैं कि पहले जो राशि 58.12 लाख था प्रति यूनिट, उसको हम लोगों ने बढ़ा के 73.4 लाख किया है। और वहाँ जो G+1 का जो मैंने निर्माण होना था, जिसका बिल्टअप एरिया कम था, उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। अब जो पहले जितने दूर में भवन बनने थे उसका आकार बढ़ा है, इसलिए भी उसकी राशि पुनरीक्षित हुई है। और जो पुनरीक्षण किया गया है महोदय, उसके लिए जो विधिवत तरीका है उसको पूरा करने के बाद ही बढ़ाया गया है। और अगर इसमें जो 2-3 स्टेज पे बढ़ाया गया है उसमें कहीं माननीय सदस्य को शक है कि इसमें प्रक्रिया नहीं फॉलो की गई है, तो आप हमको अलग से बता दीजिए, हम दिखवा लेंगे। सरकार इसको छिपाना क्या, हम तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखने का विषय ये है कि 1 साल के अंदर में 4 बार, एक बार नहीं 4 बार इसका ये हुआ है, रिवीजन हुआ है। बस वही चीज को हम लोग चाहते हैं कि जांच करा लीजिए, और नहीं होता है तो विधानसभा के कमेटी से ही जांच करा लीजिए। सरकार जब खुद स्वीकार करे कि हाँ बढ़ाया है तो समस्या क्या है? 4 बार बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय बैठिए, एक साथ 2 आदमी मत खड़ा। हमने कहा कि बड़ा है, और हम तो आपको साल बता रहे हैं कब कब बढ़ा है। 1 साल में नहीं बढ़ा है। आप अगर 1 साल में बढ़ा है 3 बार, वो कागज दे दीजिए तो जरूर जांच करके कार्रवाई करेंगे, जरूर। श्री बागी कुमार वर्मा, श्री मनोहर प्रसाद सिंह। मनोहर जी, पूरा पूछिए। महोदय, उसमें 3 कमरे के निर्माण के बारे में तो कहा गया है, लेकिन शौचालय के बारे में नहीं कहा गया है। क्या उसमें सरकार शौचालय भी बनाना चाहती है? महोदय, 3 कमरा तो माननीय सदस्य ने अतिरिक्त कमरों की भी बात की थी। 3 कमरा बनवा रहे हैं, शौचालय भी इसमें बनवा देंगे। ठीक, बन रहा है। श्री कुमार शैलेंद्र, पूरक पूछिए। माननीय महोदय, उत्तर बहुत ही सकारात्मक है, लेकिन लगता है कि विभाग को कंफ्यूजन हो गया है। वो मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय एक ही जगह है, और बेंच डेस्क के लिए इन्होंने कहा कि 1 महीने में हम दे देंगे। तो एक बार केवल 4 दीवारी दिखा दें, जांच करवा लेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि सर ने कहा कि 1 महीने में बेंच डेस्क दे देंगे, केवल 4 दीवारी का एक बार जांच करवा लेंगे। चूँकि मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय एक ही जगह है, मध्य विद्यालय में बना हुआ है 4 दीवार। माननीय मंत्री, 1 महीना में कहीं नहीं देंगे।
विभाग को जो सूचना आई है उसके हिसाब से है कि झंडापुर के विद्यालय में 4 दीवारी उपलब्ध है, जैसा कि हमने कहा है, और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 4 दीवारी नहीं है, तो निश्चित रूप से हम जांच करके अगर 4 दीवारी नहीं होगा तो वो भी बनवा देंगे। माननीय राज्यपाल के अध्यादेश दिनांक 3/9/2022 जो माध्यमिक और उच्च विद्यालय के प्रबंध समिति के गठन के लिए जारी किया गया था, उसके खंड 16 ख का अवलोकन करेंगे तो उसमें उद्धृत है कि विद्यालय के विकास कार्य योजना मद कार्य के लिए प्रबंध समिति ही स्वीकृति प्रदान करेंगे। योजना कार्य को समापन करने हेतु राशि की भी स्वीकृति प्रबंध समिति ही प्रदान करेगी। विकास निधि विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूरा क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हमारा पूरक ये है अध्यक्ष महोदय कि जब पहले से प्रावधान था और हम तो अपने क्षेत्र में विकास राशि का बंदरबाट ना हो, इसके लिए प्रबंध समिति में 2 व्यक्तियों को निर्देशित किया गया था कि वही बैंक खाते संचालन करेंगे। प्रबंध समिति में एक सरकारी पदाधिकारी का योगदान करना भी है। हमने सीईओ और हेडमास्टर को रखा था, प्रधानाध्यापक को रखा था। अभी राज्यपाल के अध्यादेश के विरोध में, उसके विपरीत नियम के विपरीत सरकार के एक पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक को बिना प्रबंध समिति के सूचना के या बिना प्रबंध समिति के निर्देश के 50,000 से 5 लाख तक का बैंक से विड्रॉ करके खर्च करने का प्रावधान कर दिया, जिसके कारण पूरे बिहार राज्य में पैसों का बंदरबाट हो रहा है। हमारे बिहार शरीफ का मतलब था बिहार शरीफ विधानसभा। चूंकि आपका शब्दों का लिमिटेशन है, इसीलिए हम उसको तालमेल बैठाकर उसको लिखे थे, लेकिन विधानसभा कहना था। दूसरा, इससे अति उत्साह में प्रधानाध्यापक ने प्रबंध समिति के किसी भी निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी उच्च विद्यालय +2 में तो प्रधानाध्यापक ने इतना तक कर दिया कि बिना प्रबंध समिति के आदेश के या निर्णय के भवन को भी तोड़वा दिया और अवशेष को भी बेच दिया। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जिस तरह पूर्ववत हम लोग का था वो वैसा ही रहे, बिना प्रबंध समिति के निर्णय के कोई भी पैसे का खर्च नहीं हो। माननीय मंत्री महोदय, सबसे तो पहले हम सदन में स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रबंध समिति के अधिकारों में कहीं कटौती नहीं की गई है। पहले पूरी बात सुन के हंसते तो हमको अच्छा लगता, वरना आपके हंसी पर हमको हंसी आ रही है। महोदय बैठिए, ललित जी बैठिए। महोदय देखिए महोदय, ये तो मेरा सौभाग्य है कि अगर हमको देख के इनका दिल खुश होता है, हंसने लगते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। महोदय, हमने कहा कि प्रबंध समिति के अधिकारों में कटौती नहीं की गई है और ये राशि की जो सीमा बढ़ाई गई है उसमें भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं और सभी सदस्यों को सूचित करना चाहते हैं कि राशि की सीमा बढ़ाने का मतलब प्रबंध समिति के अधिकारों में कटौती नहीं है। पहले जो राशि थी वो राशि भी प्रधानाध्यापक खर्च करके प्रबंध समिति से अप्रूवल लेते थे। नियम महोदय यही था, आखिर नहीं था तो राशि की सीमा क्यों थी? अगर हम तो कह रहे हैं, प्रबंध समिति के हक की बात कर रहे हैं कि 50,000 की सीमा तक में भी अगर प्रधानाध्यापक खर्च किया है और प्रबंध समिति उसको गलत मानती है तो उसकी जांच करा के रिपोर्ट दीजिए। हम उस पर भी किसी को अधिकार देने का मतलब महोदय, किसी को अधिकार
किसी को अधिकार देने का मतलब उसको गड़बड़ी करने की छूट नहीं होती है। और हमने ये कहा है कि ये सिर्फ सीमा, और सीमा का अर्थ ये होता है महोदय कि उस सीमा तक प्रधानाध्यापक उस काम को करके तब प्रबंध समिति की अनुमति लेने का उनको छूट है। अगर उससे ज्यादा का है तो वो, अगर राशि उससे भी ज्यादा है तो बिना प्रबंध समिति के अनुमोदन या पास करने के वो नहीं कर सकते हैं। और अगर कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। आप दीजिए, हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री शब्दों के जादूगर, आपका अंतिम प्रश्न है, हाँ बोलिए। शब्दों के जादूगर हैं और प्रश्न को घुमा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अध्यादेश दिनांक 3/9/2022 में स्पेशली उद्धृत है कि बिना प्रबंध समिति के निर्देश के एक भी पैसे खर्च नहीं हो सकते। और नियमावली भी है, जो नियम है उसके अनुसार प्रबंध समिति के अध्यक्ष विधायक होते हैं, सचिव प्रधानाध्यापक होते हैं, एक सीनियर टीचर सदस्य होते हैं, एक दानदात्री समिति सदस्य होता है, एक अनुसूचित जाति महिला सदस्य होती है और एक सरकारी पदाधिकारी सदस्य होता है। हम लोगों ने बिहार शरीफ में इस राशि का, विकास कोष का दुरुपयोग को रोकने के लिए हमने प्रधानाध्यापक के साथ अंचलाधिकारी को ज्वाइंट में खाते ऑपरेट करने का दिया। ये तो आप बता चुके हैं, दोबारा रिपीट मत करिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले जिस तरह की व्यवस्था थी वो पूर्ववत सरकार रखना चाहती है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। संजय सरावगी। अध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत पुराने सदस्य हैं। पूर्व में जो व्यवस्था थी, प्रबंध समिति की बैठक होती थी, एजेंडा में आता था कि विद्यालय में क्या क्या काम की आवश्यकता है, प्रबंध समिति से निर्णय होता था और तब जो है उसका प्राकलन बन के कि प्राकलित राशि क्या है, उसके बाद प्रबंध समिति में निर्णय होता था, तब काम होता था। और 5,000 तक इमरजेंसी के लिए प्रधानाध्यापक को खर्च करने की अनुमति थी मात्र। अब क्या व्यवस्था अध्यक्ष महोदय? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्या पूर्व में जो व्यवस्था थी, आपको एक टीचर पर विश्वास है? प्रबंध समिति में माननीय विधायक उसके अध्यक्ष हैं और जो स्थिति है, जो पत्र गया है, माननीय मंत्री जी को भी जानकारी है और सदन के सभी सदस्यों को जानकारी है और आपको भी अध्यक्ष महोदय जानकारी है। हमको तो बहुत कुछ जानकारी, आपको भी जानकारी है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय से, माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से, क्या पूर्व में जो व्यवस्था थी प्रबंध समिति की कि इमरजेंसी में 5,000 मात्र प्रधानाचार्य खर्च कर सकते थे, बाकी प्रबंध समिति के निर्देश पर ही खर्च होता था, क्या पहले के तरफ फिर से सरकार उसको लागू करना चाहती है कि नहीं लागू करना चाहती है? यह माननीय मंत्री जी सदन को बतावें। और कोई पूछने वाले हैं? और इसमें जिनका नाम है उसमें से कोई पूछने वाले एक साथ पूछ लीजिए। नहीं, ठीक है। 2 विषय है माननीय मंत्री जी, 1 मिनट, इसलिए मैं इसको आप सुधे आ गया, ठीक है, बैठिए। नहीं, मैंने पूछ लिया, नहीं उस पर कहेंगे कि नहीं पूछा। 2 विषय, एक विषय तो जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो पुराना नियम था राशि निकासी का, राशि की स्वीकृति का, राशि का खर्च करने का, वो लागू किया जाए, एक प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि जो बिहार शरीफ के विद्यालय है, उस विद्यालय में बंदरमाट हुआ, ऐसा 2 विषय है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि दोनों विषयों के बारे में एक बार अंतिम रूप से आप अपनी बात बता दें माननीय मंत्री। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, बिहार शरीफ के बारे में उन्होंने कहा है, माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है, जिस विद्यालय में अगर बंदरबाट हुआ है आप लिख के दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। अब बैठिए ना, आप बैठिए ना, आप बैठिए। मैंने तो आपकी बात की है पहले, ये साफ साफ माननीय मंत्री ने कहा है, इसलिए वो प्रश्न सार्वजनिक नहीं हुआ। बोलिए माननीय मंत्री जी। महोदय, हमने दोनों बातें लगभग पहले स्पष्ट की थी कि 50,000 या 5 लाख वो सिर्फ सीमा है। ऐसा पहले भी नहीं था कि 50,000 वो अगर खर्च कर लेते हैं और प्रबंध समिति अगर उस 50,000 को गलत मानती है या उस खर्च में गड़बड़ हुआ है तो
तो ये प्रबंध समिति को महोदय पूरा अधिकार है कि प्रबंध समिति उसकी जांच करके भेजे, हम लोग उस पर देखेंगे। नंबर एक। नंबर दो महोदय, कि जो संजय सरावगी जी ने जो कहा कि सरकार शिक्षक को देखती है, विधायक को नहीं देखती है। संजय जी, सरकार को सभी विधायकों पर विश्वास था, इसीलिए प्रबंध समिति बना के और शिक्षकों के ऊपर देखभाल के लिए विधायकों को अधिकार इसीलिए दिया गया था कि सरकार विधायक को सम्मान देना चाहती है। और महोदय, हम तो ये कह रहे हैं कि पहले भी चाहे सीमा 50,000 की हो या 5 लाख की हो, कोई काम सिर्फ फर्क इतना है कि कितना अप्रूवल के बाद करेंगे और कितना करके अप्रूवल लेंगे। दोनों केसेस में अप्रूवल अवश्यंभावी है। अगर पहले उन्होंने 50,000 का भी काम करा दिया है और आप अगर वो गलत या उसमें गड़बड़ी लगता है, आप जांच करा के रिपोर्ट दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। हो गया, अब हो गया। अध्यक्ष महोदय, आप नहीं पूछ सकते हैं तार्किक सोच। नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि जो पहले ये जो पहले व्यवस्था थी उसके कारण से बड़ी राशि, लगभग 1100 करोड़ से अधिक की राशि विद्यालय के विकास कोष में पड़ी हुई थी, उस व्यवस्था में थोड़ा संशोधन करके शायद उस राशि का ठीक से खर्च हो जाए विद्यालय के विकास में, ऐसा तो विचार नहीं मन में आया आपके? महोदय, आपने कहा सही, लेकिन हम ये इसीलिए नहीं कहना चाह रहे थे कि ये कहते तब फिर से विधायकों को लगता जो हम थे तो इनको नहीं खर्च हो रहा था, मैंने हम पर तोहमत लगा रहे हैं और उसको दे दिए। तो किसी विधायक पर तोहमत का सवाल नहीं है। किसी विधायक पर कोई बिना तोहमत, हमारे सभी विधायक जिम्मेदार हैं, संवेदनशील हैं और अपने अपने क्षेत्र के विधायक माने विद्यालयों का विकास चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि चूंकि एक तो 50,000 की राशि, छोटी मरम्मती भी, अध्यक्ष महोदय, छोटी मरम्मती भी होती है तो खर्च अब लाखों में जाता है। राशि की सीमा तो बढ़ाई जाती है सामग्रियों की कीमत बढ़ने से, और हम लोगों ने अभी भी कह रहे हैं कि प्रबंध समिति का अनुमोदन हर हाल में आवश्यक है, हर हाल में। अगर नहीं करता है तो उसका रिपोर्ट दीजिए, जांच करा के कार्रवाई होगी। नहीं, ठीक है, अब बैठ जाइए। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।